देखो पिछले जो है टॉपिक में जो है आपको हमने जो है वैद्युत धारा के बारे में जो है बताया कि वैद्युत धारा जो है क्या होती है। ठीक है, तो वैद्युत धारा के बारे में हमने बताया कि आपकी इलेक्ट्रिक जो है करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है करंट क्या होती है, वैद्युत धारा। ठीक है, उसमें हमने एक फार्मूला आपको बताया था, I बराबर जो है Q अपान जो है T। ठीक है, वैद्युत धारा क्या होती है, तो हमने उसमें 4 परिभाषा आपको जो है वैद्युत धारा की बताया था। ठीक है, एक बार हम उसे जो है जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं। तो पहली परिभाषा जो फार्मूले से लिखी हुई है कि वैद्युत ये क्या है, Q आवेश है, वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, पहली परिभाषा है वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को जो है वैद्युत धारा कहते हैं। जो हमने आपको जो पिछले जो है टॉपिक में जो है पिछले दिन पढ़ाया है उसमें पहली परिभाषा लिखवाए थे आपको वैद्युत धारा क्या है, उसमें जो वैद्युत आवेश की गति अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत अगर आवेश अगर चार्ज कहीं पर अगर गति कर रहा है तो आपकी वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश की जो है गति अवस्था को जो है वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो है जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को, कोई मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, उसमें चार्ज क्या हो रहा है, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है। यहाँ पर आवेश था, धनावेशित चार्ज था और वह चार्ज यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, तो वह भी क्या है, वैद्युत धारा है। जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो इस प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है, जब किसी जो है चालक में वैद्युत आवेश, ठीक है, चार्ज वही आवेश जो है वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को वैद्युत जो है धारा कहते हैं। ठीक है, 2 परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा फार्मूले से, ठीक है, वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को, वैद्युत आवेश की जो है प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फिर चौथी परिभाषा परिपथ से, ठीक है, कि कोई अगर बैटरी हो, ठीक है, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश होता है, उसके द्वारा यहाँ से 2 वायर लें, ठीक है, यहाँ पर जो है एक आपका होल्डर हो, वहाँ से जो है एक बल्ब को जोड़ दिया जाए। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है कि आपके किसी सिस्टम से उसको बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, वह आपका सर्किट, हिंदी में जो है उसको परिपथ कहते हैं। वह व्यवस्था आपकी जो है परिपथ कहलाती है। ठीक है, तो परिपथ के आधार पर क्या आपकी वैद्युत धारा की जो है परिभाषा है। ठीक है, तो जो है जब किसी जो है परिपथ में, अब कहाँ पर लेंगे, तो परिपथ में जो है जब किसी जो है परिपथ में 1 सेकेंड में, यहाँ इसको समय को क्या करते हैं, 1 सेकेंड कर दें। ठीक है, जब किसी जो है परिपथ में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा की जो है 4 परिभाषा जो है हम आपको पिछले दिन जो है बता चुके हैं। और इसमें जो है हमने बताया था कि वैद्युत धारा जो है अदिश राशि है क्यों, यह क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। ठीक है, तो वैद्युत धारा अदिश राशि है इसलिए क्योंकि वैद्युत धारा में क्या होता है, आपका केवल परिमाण होता है। ठीक है, और कहीं पर अगर हम ऐसे डायग्राम बनाकर दिखा दें, यहाँ पर एरो लिखकर इसमें 3 एम्पियर दिखाएं, इस वाले वायर में जो है आप जो है 4 एम्पियर दिखाएं और तीसरे वाले वायर में जो है 7 एम्पियर। यहाँ पर आप एक जो है तीनों वायरों का जो कटाव बिंदु है वो है, एक वायर पहला AO है, दूसरा वायर जो है आपका BO है, तीसरा वायर जो है OC है। ठीक है, ये जो तीर लगी हुई है ये नहीं बता रही है कि यहाँ किस दिशा में जो धारा प्रवाहित हो रही है, यह आपको खाली इंगित कर रही है यहाँ एक अलग वायर है, ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, इसमें 3 एम्पियर की धारा है, इसमें जो 4 एम्पियर की और इसमें जो 7 एम्पियर की धारा जो है आपकी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये इसका अदिश योग है,
यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर, और यहाँ पे हम जो है 7 एम्पियर जो है लिख दे रहे हैं। सदिश योगफल का जो फार्मूला होता है कक्षा 11 में है आपका, R बराबर जो है √a² b² +2 जो है ab जो है cos थीटा। ये सूत्र होता है आपके जो दो सदिशों का योग ज्ञात करने का। तो ये केवल अदिश उसके परिमाण को जोड़कर जो है यहाँ पर लिख दिया गया है। किसी वायर में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरा वायर उसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें तीसरे वायर में कितनी धारा प्रवाहित होगी तो 7 एम्पियर। ठीक है। सदिश राशि फिर क्या होती है, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और क्या होती है दिशा, दोनों अगर होती है तो वह आपकी सदिश होती है। ठीक है। हम बताया था सदिश का मतलब होता है कि आपके परिमाण के साथ दिशा, परिमाण का मतलब मान, जैसे कहा जाए यहाँ से जो है बिलरियागंज जो है 2 किलोमीटर जो है दूर है। ठीक है। तो 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर केवल परिमाण है। ठीक है। 2 किलोमीटर जो है आपका बिलरियागंज का क्या जो है यहाँ से दूरी है, तो वह आपका जो परिमाण है। ठीक है। तो वह आपका परिमाण है, और वही जो है दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर है, तो दक्षिण जो लग गया वो उसकी दिशा है, और 2 किलोमीटर जो परिमाण, तो दोनों हो गया। ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें जो है परिमाण के साथ साथ क्या होती है दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। तो परिमाण के साथ अगर उसमें दिशा आ रही है तो वह सदिश, सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ जो है मान। ठीक है। अगर दिशा के साथ अगर मान ले रहे हैं तो वह आपकी सदिश राशि होगी। अगर दिशा के साथ जो है मान अगर नहीं ले रहे हैं तो वह आपकी जो है अदिश राशि होगी। ठीक है। अगर दिशा के साथ अगर मान नहीं ले रहे हैं तो वह आपकी अदिश राशि होगी। ठीक है। यहाँ पे अदिश राशि में जो है केवल परिमाण होता है। वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल जो है परिमाण होता है उसे जो है अदिश राशि कहते हैं। इसे कहा जाए 2 किलोमीटर जो है, 2 किलोमीटर जो दूरी है, दूरी हमेशा जो आपकी अदिश राशि 2 किलोमीटर हुआ, दूरी हुआ। फिर आपका जो है चाल है, किसी रेलगाड़ी की चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, किस दिशा में चल रही है आपको पता नहीं चलेगा कि उसका परिमाण है, यहाँ इसका मान जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो ये आपकी जो है अदिश राशि है, दूरी हुआ, चाल हुआ। ठीक है। ये आपकी अदिश राशि। इस प्रकार जो वैद्युत धारा भी है आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है। तो वैद्युत धारा भी आपकी अदिश राशि, क्यों? उसमें केवल जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं। ये जो है एरो लगा के लिखा गया है, ये उसकी दिशा को नहीं बता रहा, उसमें बता रहा है कि हाँ इसका जो परिमाण क्या है, वही जो वायर है उसका परिमाण 3 एम्पियर है, और ये जो है पीओ परिमाण है आपके वायर का, वह आपका 4 एम्पियर का है। एक अगला वायर हमने उसमें जो है ओसी कनेक्ट कर दिया जिसका परिमाण क्या है आपका जो है 7 एम्पियर है। ठीक है। तो वो उसके अदिश योग की क्या होती है, बराबर होती है। देखिए जो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो है आपके कई परिभाषाएं हैं। आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर परिभाषा पर आ रही तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है, इस क्रांतिकाल उसमें क्या होता है। ठीक है। ये सब समझेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो है डिफिनेशन जो है आपको समझना पड़ेगा। तो मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र, और इलेक्ट्रॉन मतलब जो है इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जा रहा है तो कैसे पहले जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई जो है आपका बनता है। ठीक है। तो जो है मान लीजिए यहाँ पे सोडियम का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सोडियम परमाणु का। ठीक है। तो सोडियम परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसका 2 8 2 1 होगा। ठीक है। एल्युमिनियम तो 1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 लिख देंगे। ठीक है। एल्युमिनियम अगर करेंगे तो उसमें 3 होगा, तो 2 पहले भरेंगे, उसके बाहर वाले में जो 8, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 1, तो जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे जो सोडियम। ठीक है। तो सोडियम जो है आपका सबसे जो है ऐसा जो है ज्वलनशील जो है पदार्थ, जो सोडियम ऐसा तो द्रव वाला पदार्थ होता है जिसको हमेशा जो है कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है। तो हमें यहाँ चालन से लेना है, तो सोडियम को जो है न लेकर यहाँ पे क्या लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे। ठीक है। एल्युमिनियम लेंगे जिसका प्रमाण कितना होता है 13। तो यहाँ बाहरी कोष में फिर जो है आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे,
यहाँ पे एक भरा ही है, 2 भर देंगे, एक और भर देंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 है, ठीक है, जिसके बाहरी को कक्षा में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ 2 और एक जो है 3, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन जो अपना पदार्थ के जो है बाहरी कक्षा को जो है छोड़कर उसमें जो है पदार्थ में अनियमित गति करते हैं, वे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो है यह परिभाषा हो जाएगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो अपने पदार्थ को छोड़कर, ठीक है, उस पदार्थ में स्वतंत्र रूप से, ठीक है, अनियमित गति करता है, उसे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो है कार्य यही होता है। तो वह क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वह अपने पदार्थ से क्या होता है, मुक्त हो जाता है, बाहरी जो कक्षा है उसमें से निकलकर, मान लीजिए ये आपका जो है कोई एल्युमिनियम का जो है छड़ है, ठीक है, उसको किसी जो है आपके धारा स्रोत से कनेक्ट कर देंगे, तो उसके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मान लीजिए कि उसमें ऐसे नाभिक है, तो नाभिक के पास के जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहां के अधिक जो है नाभिकीय बल के द्वारा जो है बंधे होते हैं। दूर के जो होते हैं वहां पर नाभिकीय बल जो है आपका कम जो है, उसके जो है अट्रैक्शन की जो कैपेसिटी होती है, बांधने की जो कैपेसिटी होती है वह दूर के क्षेत्र में कम होती है, पास पर जो अधिक होती है। नाभिक के पास जो है नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स जो होता है वह अधिक होता है, और दूर के एरिया में जो है वह नाभिकीय बल का मान जो है कम होता है, ठीक है। तो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो क्या परिभाषा होती है कि वे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि वे इलेक्ट्रॉन जो आपके पदार्थ से जो है निकलकर, ठीक है, उस पदार्थ में अनियमित या अनियंत्रित गति करता है, उसे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या ऐसे बता सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन जो अपनी बाहरी कक्षा को छोड़कर उस धातु में भ्रमण करता है, उसे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कोई भी धातु हो उसके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन हो, वह इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निकलकर उसी पदार्थ में भ्रमण करे, उसे जो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की आपकी एक परिभाषा है। फ्री का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जा रहा है, तो वह निकलने के बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका उसमें जो है आपके जो पदार्थ में, मान लीजिए एल्युमिनियम की धातु है, उसमें ऐसे जो है अनियमित गति करेगा। ठीक है, तो वह उसी पदार्थ में रहेगा। किसी भी धातु का जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसी धातु में रहता है, लेकिन जो है अपने बाहरी कक्षा को जो है छोड़ देता है। ठीक है, तो यह ऐसे संयोजकता भी होती है कि जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होते हैं वह उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है संयोजकता कहते हैं। यहाँ पे जो संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की जो है क्षमता। यहाँ पे संयोजकता की भी परिभाषा यही से आ जाती है। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो डायग्राम बनाए हैं, वहां से आपकी संयोजकता की भी परिभाषा आ जाएगी। संयोजकता क्या परिभाषा होती है? किसी तत्व के जो है बाहरी कोश में उपस्थित जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उस तत्व की जो है संयोजकता कहलाती है। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कौन बनता है? अगर कोई आपसे पूछे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है किसी तत्व का मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन बनता है, तो आप बताएंगे सबसे जो है बाहरी कोश में जो है उपस्थित जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उस कोश को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी कोश को जो है संयोजी कोश कहते हैं। उसे जो है संयोजी जो है कोश कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहरी कोश को जो है संयोजी कोश कहते हैं। कौन सा कोश संयोग करेगा? ठीक है, इस तत्व के जो है बाहरी कोश को जो है आपका संयोजी कोश कहते हैं, और उस बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही इलेक्ट्रॉन जो है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो वहां पर जो है नाभिक का जो बल होता है, नाभिकीय बल जो है बहुत क्षीण वहां पर उपस्थित होता है, जिसके कारण जो है वह इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर जो है स्वतंत्र रूप से उस धातु में जो है आपका जो है भ्रमण करने लगते हैं, उसे जो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो हमेशा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है
वह संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बनता है। ठीक है, संयोजी कोष क्या होता है, किसी तत्व के जो है सबसे बाहरी कोष को जो है संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह आपकी जो संयोजकता होती है। तो किसी तत्व के जो है बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है आपका, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए जो फिजिक्स में केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा, बिना केमिस्ट्री बताए जो है यहाँ पे परिभाषा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो है नहीं बताई जा सकती। ठीक है, तो संयोजकता क्या है, किसी तत्व के बाहरी कोष में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है उस तत्व की जो है संयोजकता कहते हैं। बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, और संयोजकता की, और जो सबसे बाहरी कोष होगा, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि यह K होगा, तो ये L होगा, फिर M, तो M जो बाहरी कोष है वही आपका जो है संयोजी कोष होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो है बारे में कंसेप्ट रहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो हमेशा जो है बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही मुक्त इलेक्ट्रॉन बनता है। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके नाभिक के पास के, वह आपके नाभिकीय बल के द्वारा जो बने रहते हैं। जो सबसे जो है आपके कई बल होते हैं, ठीक है, नाभिकीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आपका जो है और भी बल होते हैं। सबसे जो है प्रबल बल जो होता है आपका नाभिकीय बल होता है। आपको जो है टेट सीटेट में भी आता है कि कौन सा बल जो सबसे जो प्रबल होता है, तो नाभिकीय जो बल होता है वह सबसे प्रबल होता है। और सबसे क्षीण बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर जितने भी बल कार्य करते हैं उसमें सबसे प्रबल बल जो है आपका नाभिकीय बल होता है, और सबसे जो क्षीण बल होता है, सबसे कमजोर जो बल होता है वह आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, देखिए जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है माध्य जो है मुक्त पथ, ठीक है, मेन फ्री पाथ, इसको जो है कहते हैं मेन फ्री पाथ। ठीक है, तो माध्य मुक्त जो है पथ क्या होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे औसत में जो है, ठीक है, समांतर माध्य या समांतर माध्य से ही समझ लीजिए, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, पदों का योग बटे जो है पदों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य, यही माध्य होता है, इसमें अरिथमेटिक मीन होता है। और माध्य को भी अगर डायरेक्ट हम लिखें तो माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे जो पदों की संख्या। देखिए लिखा माध्य मुक्त पद। ठीक है, इसमें मगर केवल अगर माध्य हम लिखते हैं तो वो होगा पदों का योग बटे जो है पदों की संख्या। तो अगर पदों का योग में है, मान लीजिए कोई अगर मान आपको दिया है, इसे दिखा कोई संख्या 4, 6 अगर 8 हो, 3 संख्या दिया है, तो इसका माध्य क्या होगा। कोई अगर आपको 3 संख्या दिया हो 4, 6, 8, कहे इसका माध्य क्या होगा, तो आप माध्य अगर निकालना इसका है तो क्या करेंगे, सबको ऊपर जो है जोड़ देंगे और नीचे उसके पदों की संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4, 6 जो है आप जोड़ेंगे 10 और 8 जो है 18। 18 में 3 से भाग देंगे तो इसका मान जो है 6। इसके माध्य, इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, इसके बीच की संख्या क्या होगी, जो है आपकी जो है 6 होगी। ठीक है, ये माध्य होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी जो है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है माध्य मुक्त जो है पथ निकाला जाता है। तो माध्य मतलब बीच में क्या आएगा, ठीक है, और मुक्त मतलब आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, पथ मतलब जो है रास्ता। तो मीन फ्री जो है पाथ क्या होता है, ठीक है, किसी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी किसी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, इसी में आपको ऐड कर देंगे किसी जो है मुक्त, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और द्वारा लगा देंगे। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मान लीजिए यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों, तो हम कोई इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मान लीजिए पहला जो यहाँ पर दीवार से इलेक्ट्रॉन जाकर टकरा रहा है, फिर टकराने के बाद वही इलेक्ट्रॉन जो है अगला फिर यहाँ पर पहुंचकर फिर दीवार से टकरा रहा है, यही जो है टक्कर है। ठीक है, क्रम से दो टक्कर लेना किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो जो है किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो है आपके जो है चली गई जो है माध्य दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, इसके बाद फिर जो है यहाँ पर टकराएगा, यहाँ मान लीजिए कुछ दूरी चला उसने, जैसे हमने यहाँ पे मान अलग अलग दिया है, मान लीजिए 0.2 माइक्रोमीटर चला, फिर अगला जो है 0.3 माइक्रोमीटर चला, यहाँ से आकर कुछ दूरी तक यहाँ से कितना चला, फिर यहाँ से चला, फिर आगे फिर जो है 0 जो है आपका मान लीजिए 5 चलता है। 3 दूरियां चला, फिर इसमें जो है तीनों दूरियों को जो है ऐसे जोड़ देंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5, उसमें फिर 3 से भाग दे देंगे, सबको जोड़ लेंगे तो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 0.10 जाएगा 53, भाग देंगे आपका आ जाएगा 0.0 जो है 33। ये जो मान आपको यहाँ पर प्राप्त होगा जो है, ठीक है, तो वह जो मान 0.03 आपको प्राप्त हो रहा है वो उसका जो है माध्य जो है मुक्त पथ होगा, तो वह उसका माध्य निकल रहा है। दोनों के बीच की दूरी का क्या जो है टक्करों का माध्य होगा। ठीक है, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, चली गई जो है दूरी को जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो और उसके द्वारा उसके बीच में दो क्रमागत टक्कर ले रहा है, उन दोनों दूरियों के बीच में कितना उसका जो है माध्य आ रहा है, वह उसका जो है माध्य मुक्त जो है पथ होगा। ठीक है, तो दो क्रमागत जो है किसी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो है दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आप कई बार जो है आपके एग्जाम में आया है कि माध्य मुक्त जो है पथ क्या होता है। ठीक है, तो किसी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो मुक्त से संबंधित है तो माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो है दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, ये आपके जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो है माध्य मुक्त जो है पथ होता है। ठीक है, देखिए जो है आपका श्रांति काल क्या होता है। ठीक है, तो श्रांति काल का मतलब होता है कि दो टक्कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी टक्कर ले रहे हैं, एक टक्कर ये, एक टक्कर यहाँ पे है, इसके बीच में मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसको जो है किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को अगर पहुंच रहा है, उसकी जो है चाल जो होगी वह अलग अलग होगी। कहीं पर वह स्लो चलेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कुछ अलग जो है चाल से, फिर यहाँ से अलग चाल से पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है अलग चाल से पहुंच रहा है। तो मान ले रहे हैं पहले पॉइंट तक उसमें पहुंच रहा है, आपके पहले जो है टक्कर से ले रहे हैं, फिर यहाँ पर 0.1 जो है माइक्रो सेकेंड लग रहा है, फिर यहाँ से पहले जो है पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है 0.3 जो है माइक्रो सेकेंड लग रहा है, फिर दूसरे से लास्ट वाले टक्कर तक आपके पहुंच रहा 0.5 लग रहा है। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो आएगा 0.9। इसमें कितनी संख्या है, बीच की समय की, तो वह 3 है, 3 से भाग देंगे 0.3 जो है आपको माइक्रो सेकेंड उसका जो है माध्य आएगा, उसके समय का जो है माध्य आपको प्राप्त होगा। ये इसका माध्य समांतराल होगा। ठीक है, तो आपका श्रांति काल की जो है क्या परिभाषा होती है। ठीक है, दो टक्करों के जो है माध्य समांतराल को, दो टक्करों के माध्य समांतराल, ठीक है,
तो दो टक्करों के बाद समांतराल को जो है श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, दो अगर क्रमागत टक्कर ले रहे हैं या दो टक्कर कहीं से भी ले रहे हैं, ठीक है, तो दो टक्करों के जो है माध्य, उसका समय का माध्य निकाल लीजिए, कितना मान आ रहा है वह आपका जो है श्रांतिकाल कहलाता है। तो दो टक्करों के जो है माध्य समांतराल को जो है श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, फिर मुक्त आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है माध्य जो है आपका मुक्त जो है पथ क्या होता है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चले गए जो है माध्य दूरी को माध्य मुक्त जो है पथ कहते हैं। और आपका श्रांतिकाल क्या होता है, दो टक्करों के बीच के समांतराल को जो है श्रांतिकाल कहते हैं। तो दो अगर टक्कर ले रहे हैं उसके जो है माध्य का कितना समांतराल आ रहा है, वह जो समांतराल इसमें आएगा 0 पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा रहा है, तो वह उसका जो श्रांतिकाल होगा।